शहबाज गिल साहब के साथ जो सलूक शहबाज गिल साहब के साथ हो वो आपके साथ नहीं होगा था। आपको बड़े एहतराम से गिरफ्तार किया गया, गो गलत था, नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन जो उनके साथ हुआ सर, आपकी तो गाड़ी का शीशा भी नहीं तोड़ा गया और आपको 4-5 घंटे गायब भी नहीं रखा गया। मेरी गुजारिश ये है कि बताएं ना कि वही शहबाज गिल साहब जब कमरे में जाते हैं अदालत से तो ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो नाटक ही था ना। और जब आपका ख्याल है 24 घंटे रोना चाहिए बंदे को, जब तकलीफ होगी वो अगर आपकी इतनी सांस उखड़ी हो तो वो को 2-4 घंटे तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप अदालत से कमरे में जाएं तो बिल्कुल खुशबाश हो जाएं। और फिर जो सीसीटीवी की फुटेज आई, बड़े इज्जत के साथ उन्हें जो दुहाइयां दी गई, ड्रामे किए गए, ड्राइवर ने कपड़े फाड़ लिए, लाल रंग लगा के पट्टियां बांध ली, तो पता ये चला कि ना ड्राइवर को किसी ने हाथ लगाया, ना शहबाज गिल साहब को हाथ लगाया, उन्हें उठा के वो गाड़ी में बिठा के साथ ले गए। तो इस किस्म के नाटक हमने नहीं किए, इसलिए कि हमें पता था कि हम जिस जिद्दोजहद में हैं ये झूठे मुकदमे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब इमरान नियाजी का सूरज सवा नेज़े पे था, एक दफ़ा नहीं दर्जनों मैंने शहजाद अकबर को और इमरान नियाजी को मुखातिब करके कहा कि मैंने 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट कराई है, 32 पैसे की करप्शन साबित करो, मैं कौम का मुजरिम हूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। कुछ नहीं साबित। अच्छा, वैसे जाहिर है आपके साथ ज्यादती हुई और आज तो जाहिर है अदालत ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, आपका रेफरेंस ही खारिज कर दिया, तो आप को चाहिए नहीं शहजाद अकबर साहब के खिलाफ केस कर दें या इमरान खान साहब के खिलाफ? जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल डैमेजेस क्लेम करूंगा इमरान खान साहब से भी, चेयरमैन नैब से भी, जिनकी बुनियाद पे जिनको ब्लैकमेल करते थे इमरान खान, जैसे जावेद इकबाल साहब की बात, जावेद इकबाल साहब। और मैं आपको बताऊं पर्सनल, देखिए ट्रेजेडीज होती है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ भी केस बिल्कुल मैं करूंगा, इसलिए कि शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी सारे लोग जो उसमें, और इमरान खान साहब के खिलाफ भी। जी और यही नहीं बल्कि वो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का जो मंसूबा इन्होंने तबाह किया है, 4 साल उसको भूत बंगला बना दिया। अब उसे मुकम्मल करने के लिए जहां 40 करोड़ दरकार थे, अब पता नहीं कितने फालतू करोड़ और चाहिए होंगे। जितनी इजाफी लागत आएगी वो इमरान खान और नैब से रिकवर करेंगे। क्यों कौम इनकी, जी इंशाल्लाह, क्यों कौम इनकी इस नाअहली की कीमत अदा करे कि ये इंतकामी सियासत करें, ये मजे से अपने मुखालफिन के। अच्छा, और देखिए कितना बीमार ज़हन इंसान था, हमें जेलों में डाल के ये आईबी के जरिए कैमरे लगा के देखता था कि हम किस हालत में बैठे हैं। और ये जैसे जावेद इकबाल की बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात कर रहा हूं, यानी इमरान खान साहब ने इमरान खान आईबी के जरिए कैमरे लगाए थे आपके लोगों की जेलों में। ये मॉनिटर करता था कि मैं, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, हम सब किस हालत में रह रहे हैं, और हमारी तकलीफ से ये खुश होता था। यानी कि ही इज अ सिक मैन। नहीं, आपको कैसे पता चला कि आईबी ने कैमरे लगाए हैं वहां पे और आपको देखा जा रहा है और इमरान खान साहब देखिए पता था, और जो लोग ये काम करते थे वो हमें भी बताते थे कि जी हम मजबूर हैं, ये हमें ड्यूटी लगी है। तो आप लोगों के सेल के अंदर लगे हुए थे? जी जी बिल्कुल। और उसका जो मॉनिटर था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था? प्राइम मिनिस्टर देखता था रोज? जी बिल्कुल रोज। और अगर किसी जगह वायलेशन नजर आती तो समझते थे कि आपको पराठा मिल रहा है या आप उसका मकसद, स्लीपर्स के बजाय आपने जूते पहने हुए और टांगे सीधी की हुई, तो आपको आके बुला के पूछा जाता था आपसे? इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो जेल की इंतजामिया को भी बहुत एक डरा के रखें कि अगर आपने इनके साथ कोई सहूलत दी या नरमी की तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो इंतज़ामिया को भी टेरराइज करते थे और हमें भी तकलीफ दे के एक ज़हनी आसूदगी हासिल करते थे। जो शख्स इस कदर बीमार जहन का हो, मुझे बताएं वो मुल्क क्या बनाएगा? 4 साल इस मुल्क पे हुक्मरान रहा है। आप मुझे जावेद चौधरी साहब लेंगे, आपसे मैं पूछता हूँ, कराची से पेशावर तक कोई एक मनसूबा बता दें कि जो इमरान खान ने 4 साल में कंसीव किया और मुकम्मल किया। आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं आपको दर्जनों गिनाऊंगा जो हमने बनाया है। देखिए ऐसा मेरे लिए आप बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, सवाल का जवाब, और मैं सवाल का जवाब देने लगा ना आपको। आपकी ये बात मार्च तक ठीक लगती है, लेकिन जब से आप गवर्नमेंट में आया ना जी, और जो तबाही इस वक्त हुई है, ऐसा साहब मसला ये है, अब आपके पास जवाब कोई नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया था। ये जो अब कर रहे हैं इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। देखिए नहीं, आप अगर ये बात करें ना तो मैं आपके लिए ये बात नाकाबिले माफ़ी समझता हूँ। अगर एक आम आदमी करे जिसको हालात का नहीं पता तो वो तो चले काबिले माफ़ी है। सवाल ये है कि ये IMF का मुआहदा जिस पर हमें अमल दरामद करना पड़ा ताकि पाकिस्तान श्रीलंका ना बने, इस मुआहदे पे दस्तखत किसने किए थे? इन शराइत पर IMF को छोड़ दें, सुन लीजिए ना, पेट्रोल पे है ना मेरी जान, अब बात सुन, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। मेरी बात सुन लेना आप। पहली बात यह है कि ये IMF की शराइत जो है ये किसने तय की? उसमें क्या लिखा है कि आप पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करेंगे। अच्छा, जो आपका ऑयल प्राइस फिक्सेशन फार्मूला है उसके तहत जो प्राइस फिक्स होती है वो 2 महीने पहले जो LCs खुलती हैं उनके ऊपर होती है।
आज अगर पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत गिरेगी तो आप नकद जाके कैश पे तो नहीं सौदे कर रहे ना। ये आप एलसी आज खोलेंगे, 2 महीने के बाद आप उसकी माल आएगा, 2 महीने पहले करते हैं। तो लिहाजा 2 महीने का लैग होता है इसमें। कुकिंग ऑयल का क्या है सर? कुकिंग ऑयल भी दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ पे महंगा हो रहा है। डॉलर क्या है सर? डॉलर उसके लिए फ्लक्चुएशन देखते हैं, 25 रुपया 2 दिन में बढ़ गया। अब ये आपका काम है कि आप जैसे जो दानिशवर है कौम को एजुकेट करें। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान को इस वक्त जितना बड़ा शॉक लगा है, बजाय इसके कि हम लोगों को ज़हनी तौर पे कंफ्यूज करें, हमारा तो फर्ज है उनकी रहनुमाई करें। 30 अरब डॉलर का शॉक है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह के गए हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आज यूएन असेंबली के अंदर फ्रांस के सदर से लेके अमेरिका के सदर से लेके हर कोई पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार भी कर रहा है। हम अपने मुल्क में अगर लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं कि इतना बड़ा आपको हादसा हो जाए और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। देखिए सुन लीजिए ना, एक पाम ऑयल 1600 रुपए, $1600 था, $800 पे हो गया इंटरनेशनल मार्केट। ये यहाँ महंगा हो रहा है सर। देखिए और फिर डॉलर बात सुन लेना, 220 पे आया ना आप एक माशाल्लाह 245 पे कैसे चला? सब सुन लेना, बात यह कि ये ओवर द काउंटर सौदे नहीं होते। आज अगर डॉलर के मुकाबले जिसकी इंपोर्ट प्राइस गिर रही है तो जो आज एलसी वो खोलेंगे उसकी सप्लाई 2 महीने बाद आएगी। आज जो मार्केट के अंदर पाम ऑयल है ये वो है कि जो 2 महीने 4 महीने पहले एलसी खोल के लेकर आए हैं, तो वो आपको उसी कीमत पे बेचेंगे ना जो उनकी 4 महीने पहले डॉलर पे आया ना सर। हाँ। 200 रुपए 220 रुपए पे आया ना, तो 245 पे आज नहीं मिल रहा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह पहली बात यह है कि जब आपकी लोगों को मार्केट आपको देखती है ना, आपकी मईशत की सूरत हाल क्या है, जब वो ये एंटिसिपेट कर रही है कि आपको ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव आएगा जिससे आपकी कॉटन की क्रॉप तबाह हुई है, आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप अगर दुनिया की तमाम करेंसीज देखें, इस वक्त डॉलर अमेरिका का जो करेंसी है वो यूरोप की हर करेंसी के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले में अप्रिशिएट कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, दुनिया की हर करेंसी इस वक्त यूरोप के मुकाबले में गिर रही है, अमेरिका के मुकाबले में गिर रही है। एक आपका ग्लोबल डिप्रिसिएशन है जो करेंसी में हो रहा है, दूसरा आपके ऊपर ये एक उफ्ताद आ गई। लेकिन अब इसमें सिल्वर लाइनिंग यह है कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी जिस तरीके से पाकिस्तान के इस मुकदमे को जो हमने उन्हें कामयाबी से समझाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हमें ये उफ्ताद गिरी है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, डेवलप्ड वर्ल्ड का। और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट असिस्टेंस आएगी रिहेबिलिटेशन के लिए, जब उससे डॉलर इनफ्लो आएगा, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बेहतर होंगे, तो फिर डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए सर, ये इस वक्त जो पूरे इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगे हुए हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं, 30,000 पुलिस एहलकार आपने बुलवा लिए हैं, 3,000 आपके पास FC एहलकार इस वक्त पहुंच चुके हैं, और ऐसे महसूस होता है कि अभी, और ये भी ध्यान में रखें कि इमरान खान साहब ने अभी कॉल नहीं दी, उन्होंने हफ्ता या एतवार को कॉल देनी, और कॉल से पहले जो आपने सब लोगों को बुलवा लिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद आप कल इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए पहले से आपने बंदोबस्त कर लिया। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मेरी कुछ जाती राय पूछे तो इमरान खान साहब को बहुत पहले ही अंदर कर देना चाहिए था जो इसकी हरकतें हैं। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे में इमरान खान साहब एक फॉरेन एजेंडे को इस मुल्क में परवान चढ़ा रहे हैं, और वो एजेंडा ये है कि मुल्क के अंदर क्याओस पैदा करो, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करो, और मुल्क के हर इदारे से अवाम का एतमाद मुतजलजल करो। आप बताइए कि इन्होंने इससे पहले अदलिया को बदनाम किया, इन्होंने इससे पहले पार्लियामेंट की ऐसी तैसी की, इलेक्शन कमीशन की। अब ये कुछ दिनों से हमारे सबसा जो एक इदारा है जो मुल्क की सलामती का इदारा है उसके पीछे पड़े हुए हैं।